Hello everyone, welcome to the core classes. Today is 11th December 2023 and like every day मैं हूं आपके साथ some current affairs topics को लेकर. These topics are important for UPSC as well as other examinations, various examinations. Okay. These are the topics which I am going to discuss today. So without wasting time, लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक. मिशिगन प्रोविंस में मिशिगन जो प्लेस है वहाँ ऐसा देखा गया है कि जो सिफिलिस का जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. अ क्लस्टर ऑफ केसेस ऑफ ऑक्यूलर सिफिलिस हैज़ बीन रिसेंटली रिपोर्टेड इन मिशिगन यूएस. तो सिफिलिस आखिर होता क्या है? सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. ठीक है. इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रेपोनेमा पैलेडियम. ठीक है. ट्रेपोनेमा पैलेडियम एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ये इन्फेक्शन होता है. आफ्टर द इन्फेक्शन हैपेंस, जब ये इन्फेक्शन हो जाता है, सिफिलिस बैक्टीरिया स्टे करता है बॉडी में फॉर मेनी ईयर्स विदाउट कॉजिंग एनी सिम्टम. कोई सिम्टम नहीं दिखता है और ये बॉडी में रहता है. लेकिन जब देखो स्टेज 1 में क्या होता है, 3 से लेकर 90 डेज तक ये रहता है और कहीं-कहीं सौर आना शुरू होता है। एक घाव टाइप का जो एक सौर आपको दिखना शुरू होगा बॉडी के ऊपर. और उसके बाद फिर जब स्टेज 2 आता है, दैट मीन्स 4 टू 10 वीक्स आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन. इनिशियल इन्फेक्शन के 4 टू 10 वीक्स के बाद, ठीक है? तो बॉडी में रैशेस आने शुरू हो जाते हैं, पूरे बॉडी में रैशेस दिखने लगते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि ये 4 टू 10 वीक्स में ही हो जाएगा. कभी-कभी ये बॉडी में स्टे करता है विदाउट काउजिंग एनी सिम्पटम. ठीक है? कोई सिम्पटम नहीं दिखाएगा और सालों बाद फिर ये एक्टिवेट होता है, तब ये ऐसा कुछ दिखाता है, तो ऐसा भी होता है. लेकिन अगर बॉडी में ये आया है और रेगुलरली दिखाते जा रहा है अपना पूरा इफ़ेक्ट, तो फिर क्या होगा, स्टेज 1 में 3 से 90 डेज़ में इस तरह के सौर दिखने शुरू होंगे. उसके बाद फिर क्या होगा, तो पूरे बॉडी में रैशेस आने शुरू हो जाएँगे एंड द स्टेज 3 इज़ वेरी फैटल. यहाँ स्टेज 3 में क्या होता है, 3 टू 15 ईयर्स आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, 3 से 15 सालों के बाद, इनिशियल इन्फेक्शन के बाद ऐसा होता है कि इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लीवर, हार्ट, ये सब डैमेज होना शुरू हो जाता है सिफिलिस के कारण. तो ये सारी बातें हैं, इन्हें यहाँ पर आपको नोट करके भी दिया गया है. आप चाहें तो इसे नोट्स बना सकते हैं. फर्स्ट स्टेज क्या है? वन और मोर सोर. सोर यानी कि घाव डेवलप कर जाएगा. ऑन द जेनाइटल्स हो सकता है, रेक्टम पर हो सकता है, माउथ, और ऑफन पेनलेस. ये जो होता है घाव, इसमें पेन नहीं होता है. ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज पीपल में गेट अ रैश, जो कहा मैंने आपको, बॉडी पर रैशेज होना शुरू हो जाते हैं एंड एक्सपीरियंस फ्लू लाइक सिम्टम्स सच एज फटीग, फीवर, सोर थ्रॉट एंड मसल एक्स. ठीक है. आफ्टर द सेकेंड स्टेज द सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस आर हिडन, लेटेंट स्टेज. विदाउट ट्रीटमेंट सिफिलिस कैन डैमेज द हार्ट, ब्रेन और अदर ऑर्गन्स. तो ये सारी बातें मैंने बताई. अब ये तुरंत आपको पिक्चर के द्वारा यहाँ नोट्स में आपको मिल जा रहा है. ट्रीटमेंट की बात करें अगर, तो ये क्यूरेबल होता है क्विक डायग्नोसिस के बाद. अगर मान लीजिए कि फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में भी ये डायग्नोस हो गया तो फिर ये क्यूरेबल है. अदरवाइज थर्ड स्टेज में तो क्यूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज तब तक में इंटरनल ऑर्गन इसमें डैमेज होने लगते हैं. और राइट एंटीबायोटिक्स के द्वारा ये ठीक होंगे. सिफिलिस अगर फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में पकड़ा भी जाए, डायग्नोस भी हो जाए, तो इसमें एंटीबायोटिक्स के द्वारा ये ठीक होता है. और देखो, ये अनसेफ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके द्वारा ये फैलता है. ठीक है. एक तो ये तरीका होता है इसके फैलने का. दूसरा होता है क्या कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद दिस सोर्स. अगर एक व्यक्ति के पास कहीं बॉडी में कट है, उसका ब्लड कहीं से भी अगर आ रहा है, या फिर किसी और तरह का रैश है, लेकिन दूसरे के सोर के पास जाकर के अगर टच हो गया, कांटेक्ट में आ गया वो, तो फिर ये सिफिलिस वहाँ पर ट्रांसमिट कर जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में. इट कैन आल्सो बी पास्ड बाय अ बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. पास्ड टू अ बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान एक माता से उसके बच्चे को भी ये जा सकता है. चाइल्ड बर्थ के दौरान भी ये जा सकता है. ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ये जा सकता है. सिफिलिस डेवलप्स इन स्टेजेज. द सिम्टम्स वैरी विद ईच स्टेज एंड इज ऑफन पेनलेस. तो हर स्टेज में अपना सिम्टम इसका अलग अलग है और हर बार ये पेनलेस ही रहता है, लेकिन लास्ट स्टेज में तो खैर ये इंटरनल ऑर्गन्स को ही डैमेज कर देता है. सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक. बन्नी ग्रासलैंड. गुजरात गवर्नमेंट ने हाल ही में ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बन्नी एरिया जो है, बन्नी प्लेन या बन्नी ग्रासलैंड इसको कह सकते हैं, यहाँ पर चीता ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर बनने के लिए मंजूरी दे दी है.
तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अगर, तो 17 सितंबर 2022 को थोड़ा सा याद करो। तो इस दिन क्या हुआ था, तो नेमीबिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ से 8 चीता इंडिया लाए गए थे, इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे। क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे? क्योंकि 70 ईयर्स बैक अगर हम जाएं, तो 70 ईयर्स बिफोर ये इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि अब भारत में ये प्रजाति का जीव नहीं पाया जाता है। और ये जो लाया गया है ना, ये अफ्रीकन चीता हैं। तो थोड़ा तो डिफरेंस है, लेकिन जो जो भी जूलॉजिस्ट थे, जो इस फील्ड में अपना एक्सपर्टाइज रखते थे, उन्होंने इंडिया के कूनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है, उसको देखकर ऐसा बोला, ऐसा कहा कि हाँ, यहाँ पर रहा जा सकता है, यहाँ चीता रह सकते हैं। सो इन दैट केस ये यहाँ लाए गए। लेकिन लाने के बाद मई 2023 तक की ही बात करें अगर, तो इसमें से 3 चीता डेड पाए गए, और जो 4 कब्स हुए थे, 4 बच्चे जो उनके हुए थे रिसेंटली आने के 2 महीने के बाद, उनकी भी डेथ हो जाती है। दैट्स वाई ये बहुत ही अपने आप में दुखद बात हो जाती है। तो इंडिया, जो यहाँ पर इन्वायरमेंट के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको ये लगता है, और ये सही भी है, कि एक इनका ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर तो होना ही चाहिए। दैट्स वाई बनी प्लान इज सेट टू बिकम अ चीता ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर। सो दैट्स वाई ये बनी प्लान चुना गया है। ये क्यों चुना गया है, तो उसके बारे में भी जान लो। बिकॉज ये जो है अपने आप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का लार्जेस्ट ग्रासलैंड है, ठीक है, जिसका जो कि पूरा 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इट इज़ लोकेटेड अलोंग द नदर्न बॉर्डर ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द गुजरात स्टेट। फिर से मैप में देख लेते हैं अगर, गुजरात के नदर्न बॉर्डर में रन ऑफ कच्छ है, और उसके साउथ में बनी प्लेन ही है। और ये बनी प्लेन प्लेन कैसे बन पाया है, तो इसमें बहुत बड़ा रोल आया है डैमिंग ऑफ रिवर्स का, और साथ साथ प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एक ट्री है जो कि बहुत ही इन्वेजिव है, उसके कारण भी इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी जो आया है, उस ग्रीनरी के आने में इस ट्री का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा यहाँ पर करीब 22 एथनिक ग्रुप्स ऐसे रहते हैं जो कि वास्तविक रूप में पेस्टोरलिस्ट्स हैं, चरवाहे समुदाय के हैं ये लोग। तो इन लोगों के द्वारा यहाँ पर लाइव स्टॉक को रेज किया जाता है, जिसके कारण कि ठीक ठाक डेंसिटी में लाइव स्टॉक होता है, तो ठीक ठाक वहाँ पर एक ग्रासलैंड भी डेवलप हो पाया है। स्प्रेड्स अक्रॉस 48 सेटलमेंट्स इन 19 पंचायत, ये एथनिक ग्रुप्स की बात हो रही है। होम टू ग्रेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पहले से ही यहाँ पर एक ग्रेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, हैविंग 37 ग्रास स्पेसीज, 275 बर्ड स्पेसीज, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक बुफेलो, शिप, गोट, हॉर्सेस, कैमल्स, एज वेल एज वाइल्ड लाइफ। The Kutch Desert Wildlife Sanctuary, which spans over an area of 380 square kilometer, and the recently notified 227 square kilometer छड़ी दांड कंजर्वेशन रिजर्व आर पार्ट ऑफ बन्नी ग्रासलैंड। तो ये सब बन्नी ग्रासलैंड में ही है, कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फ्लोरा की बात करें तो वेजिटेशन हेयर मेनली कॉम्प्रोमाइजेज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जो कि अभी बात हो चुकी है इसके बारे में, क्रेस्सा क्रिटिका, साइपेरस एस्प एंड सोपोरोबोलस। तो इस तरह से यहाँ पर फ्लोरा है। फौना की बात करें तो इट इज़ होम टू मैमल्स सच एज नीलगाय, चिंकारा, ब्लैक बक, वाइल्ड बोर, गोल्डन जैकाल, इंडियन हेयर। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके। रिसेंटली जापान के नागोया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च में पता चला है कि इलेक्ट्रिक ईल्स जो होते हैं, ठीक है, ईल्स, जिसे हिंदी में सर्प मीन भी कहा जाता है। हालांकि ये सांप होते नहीं हैं, स्नेक होते नहीं हैं, लेकिन दिखने में स्नेक जैसे लगते हैं। ये एक्चुअली फिश होते हैं, ठीक है। तो जापान में इलेक्ट्रिक ईल्स में यह पाया गया है कि दे कैन रिलीज इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू जेनेटिकली मॉडिफाई स्मॉल फिश लार्वे। तो लार्वे आप सबको पता होना चाहिए कि जो वाटर में बहुत ही एकदम छोटा माइक्रो माइक्रो फिश जो होते हैं, दैट इज लार्वे। तो ऐसा यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पाया गया कि ये जो ईल है, ये कुछ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, और उस इलेक्ट्रिक करंट से लार्वे का जेनेटिक मॉडिफाई हो सकता है, जेनेटिकली वो मॉडिफिकेशन उसमें देखा जा सकता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्पेसीज इज इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक ईल का साइंटिफिक नेम क्या है? इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस, विच इज अ फिश दैट ओनली लिव्स इन फ्रेश वाटर एरियाज। ये सी में नहीं रहते हैं, ये सिर्फ फ्रेश वाटर एरिया में रहते हैं। दे कैन रिलीज अप टू 860 वोल्ट्स
ठीक है? बहुत ही कम सेकंड्स के लिए होता है, माइक्रो सेकंड्स के लिए होता है, मिली सेकंड्स के लिए होता है, लेकिन ये 860 वोल्ट्स तक का झटका प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हिच इज़ इनफ टू रन अ मशीन। एक मशीन की भी बात करें तो हमारा जो नॉर्मल मशीन है, इवन जो वाटर पंप होता है, जो टंकी में पानी चढ़ाया जाता है जिसके द्वारा, ठीक है? तो वो भी मुश्किल से 240 वोल्ट का होता है, तो यहाँ तो ये 860 वोल्ट का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। दे एमिट ए वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल। और ये क्यों प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक वोल्ट, या फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, क्यों करते हैं? तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह उसका यूज करते हैं, जिससे कि वो लोग एक दूसरे के साथ रडार के तरह नेविगेट कर पाते हैं। इन इलेक्ट्रिक सिग्नल से वो लोग आपस में एक दूसरे से नेविगेशन करते हैं, बातचीत जो भी हो वो कर पाते हैं। फाइंड अ मेट, ठीक है? अपना मेट ढूंढते हैं इन्हीं इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा। टू फाइंड अ प्रे, और कभी-कभी अपने शिकार भी खोजने के लिए ये इन्हीं सिग्नल का यूज करते हैं। और ये सिग्नल के यूज करके उन्हें पता तो चल ही जाता है कि शिकार कहाँ है। साथ-साथ जब वो शिकार सामने आता है तो ये सिग्नल देकर उसे थोड़ी देर के लिए स्टन कर देता है, और फिर उसके बाद उसे खा जाता है। तो ये इसका अपना तरीका है, इसी तरह से नेचर ने इसे बनाया है, यही इसको करना है। कंजर्वेशन स्टेटस इसकी क्या है? लीस्ट कंसर्न है, ठीक है? व्हाट इज इलेक्ट्रोपोरेशन? तो इलेक्ट्रोपोरेशन यूजेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू क्रिएट टेम्पररी पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है, जिससे कि कुछ टेम्पररी पोर्स क्रिएट होता है। दिस लेट्स मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए और प्रोटीन्स अंडर द टारगेट सेल। इट हैज ए, अगर अपीयरेंस की बात करें इलेक्ट्रिक ईल के बारे में, तो इट हैज ए स्लेंडर स्नेक लाइक बॉडी एंड फ्लैटेंड हेड। तो बॉडी जो होता है इसका एक सांप के जैसा होता है, और हेड जो होता है इसका फ्लैट होता है, ठीक है? तो इस तरह से इसका अपीयरेंस है। इसके पास इसका हंटर ऑर्गन होता है, शैक्स ऑर्गन होता है, विच मेक अप अबाउट 80% ऑफ दिस फिश बॉडी। दिस इट कैन डिलीवर अ शॉक बिकॉज इट्स नर्वस सिस्टम कंटेन्स अ नंबर ऑफ डिस्क शेप्ड इलेक्ट्रोजेनिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग सेल्स अबाउट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जिस तरह हमारे फ़ोन में इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में लिथियम आयन बैटरी होता है लगा हुआ, उसी तरह से इस फिश के बॉडी में यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है मेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन में, जिसके द्वारा कि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है। और ये जो इसका है ये हंटर ऑर्गन है, ठीक है? और करंट का फ्लो इस होकर के होता है। ये प्रे को अपने जिस भी प्रे के चारों ओर ये खुद को सराउंड करता है, और उसे फिर इलेक्ट्रोक्यूशन के द्वारा मारकर फिर उसे खा जाता है। तो इस तरह से इसका चलता है सिस्टम। पोटेरोमाइसिस एस्टेरोक्सिलिकोला, ये एक फंगस का नाम है जो 407 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। यानी कि इसे आप ऐसे समझिए कि 40.7 करोड़ ईयर्स ओल्ड है ये फंगस, जिससे के कारण इसे कहा जा सकता है कि दिस इज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ फंजाई काउजिंग डिजीजेज। और ये जो पाया गया है पोटेरोमाइसिस, ये डिजीज काउज करता हुआ भी पाया गया है। यानी कि आज के डेट में जब इन्हें हम खोज पाते हैं राइनी चर्च के पास, राइनी चर्च कहाँ है? तो स्कॉटलैंड में है। बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पर कि जो एंशियंट फॉसिल्स है, एंशियंट भी नहीं कहो, जो बहुत ही पुराने फॉसिल्स हैं इसमें आप देख पा रहे हैं। तो पुराने से पुराने फॉसिल्स, आज से 500 मिलियन ईयर्स एगो वाले भी फॉसिल्स आपको राइनी चर्च स्कॉटलैंड में मिल जाते हैं। तो वहाँ पर 407 मिलियन ईयर्स ओल्ड पोटेरोमाइसिस एक फॉसिल मिला है जो फंजाई का है। और ये एक एंशियंट प्लांट एस्टोरक्सिलोन मैक्केई को इन्फेक्ट करता हुआ पाया गया था। यानी कि ऐसा फॉसिल मिला है जिसमें कि ये प्लांट का भी फॉसिल है और इस फंगस का भी फॉसिल है, जिससे कि ये पता चलता है इस तरह से ये पाया गया है कि ये पता चल रहा है कि ये जो प्लांट है एस्टेरोक्सिलोन और मैक्की, ये इन्फेक्टेड हो गया था पोटेरोमाइसिस एस्टेरोक्सिलिकोला से। आई होप ये एस्टेरोक्सिलिकोला इसका नाम में आया है इस पोटेरोमाइसिस के बाद। तो क्यों आया है आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज इस प्लांट को ये इफेक्ट कर रहा था। शो केसिंग अ प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये प्लांट जो है ये प्रे है, और जो जो पोटेरोमाइसिस है ये प्रीडेटर है। द यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पोटेरोमाइसिस नॉन एज कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फंगस के भीतर का रिप्रोडक्टिव पार्ट आप कह लीजिए। तो ये एक अनयूजुअल शेप का था, एक अनयूजुअल फॉर्मेशन का था, जो जनरली फंजाई का होता नहीं है, वो देखने को इसमें मिल रहा था।
अब राइनी चार्ट के बारे में बात करें तो ये एक साइट है स्कॉटलैंड में, इज नॉन फॉर इट्स वेल प्रिजर्व्ड अर्ली डेवोनियन कम्युनिटीज। तो डेवोनियन कम्युनिटीज की बात करें अगर, तो ये करीब वही 350 से लेकर के, यानी कि 425 या 410 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 350 मिलियन ईयर्स एगो तक का जो टाइम है, ये पूरा टाइम को आप डेवोनियन पीरियड कहते हैं। और इसमें जो भी जीव उसमें हुए, जो भी ऑर्गेनिजम्स हुए, उनके फॉसिल मिल जाते हैं कहाँ पर, तो स्कॉटलैंड के इस एरिया में, इस साइट पर, राइनी चार्ट के साइट पे। आई होप मैं आपको ये समझाने में सक्सेसफुल हूँ। अब जो नेक्स्ट इसमें हमें देखना है, डेवोनियन पीरियड के बारे में देखना है कि डेवोनियन पीरियड आखिर किसे कहते हैं, डेवोनियन पीरियड। तो ये एक पिक्चर है जिसमें कि आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आप देख पाते हैं डेवोनियन पीरियड। तो देखो, ये एक अंदाजा रहता है कि अभी जो हम लोग हैं उसको जीरो कह दिए हैं, और इस तरह से हम मान के चलते हैं कि 4540 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ हुआ था। ठीक है, उस हिसाब से ये जो डेवोनियन है, यहाँ पर फर्स्ट सीड प्लांट्स, कार्टिलेज फिश, ये सब देखने को मिला। ये सब जो जीव आप देख रहे हैं, ये सब ऑर्गेनिज्म, ये सब डेवोनियन का ही था। और इसके अलावा कहा जाता है कि इसे एज ऑफ फिशेस कहा जाता है, डेवोनियन पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ फिशेस, because of diverse, abundant, and in some cases bizarre types of these creatures that swam Devonian seas, forest and the coiled shell-bearing marine organisms, shell-bearing marine organisms Devonian period में ही डेवलप हो पाए। इसके अलावा फर्स्ट फोर लेग्ड एम्फीबियंस भी इसी डेवोनियन पीरियड में ही अपीयर हुए, इंडिकेटिंग द कोलोनाइजेशन ऑफ लैंड बाय वर्टिब्रेट्स। ड्यूरिंग द डेवोनियन देयर वर थ्री मेजर कॉन्टिनेंटल मासेस। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एक साथ था, जो कि इक्वेटर के पास था, विथ मच ऑफ देयर करेंट एरिया कवर्ड बाय शैलो सीज। टू द नॉर्थ ले अ पोर्शन ऑफ मॉडर्न साइबेरिया। ठीक है, नॉर्थ में मॉडर्न साइबेरिया जो आज के डेट में है, वैसा साइबेरिया उस समय था। ए कंपोजिट कंटिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटेड द सदर्न हेमिस्फीयर। तो कुल मिला के जो हम लोग पढ़ते हैं कि एक तरफ लॉरेशिया था और नीचे में एक तरफ गोंडवाना लैंड था, तो उस तरह से यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप उससे कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ओके, एक रिसेंट स्टडी में यह पाया गया है, द राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर कुड लीड टू एन इंक्रीज इन द नेस्टिंग रेंज ऑफ ग्रीन टर्टल्स इन द मेडिटेरेनियन सी। देखो, जैसे-जैसे टेम्परेचर राइज़ करेगा, ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ करेगा, वैसे तो मेडिटेरेनियन सी जो है, वो इक्वेटर से काफ़ी नॉर्थ के डायरेक्शन में है। लेकिन अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, तो इस ग्रीन टर्टल की जो नंबर ऑफ ग्रीन टर्टल्स हैं मेडिटेरेनियन सी में, वो भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये थोड़ा-सा वार्म सिचुएशन में ये रहना पसंद करता है। द ग्रीन टर्टल, जिसका कि साइंटिफिक नेम है शिलोनिया माइडास, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सी टर्टल्स, ओनली हर्बीवोर अमॉन्ग डिफरेंट स्पेसीज। ये इसकी यूनिकनेस है कि ये हर्बीवोर है। ये खाता क्या है? तो ये सी बेड में जो सी ग्रासेस होते हैं, एल्गी होते हैं, सिर्फ उन्हें ही ये खा करके जिंदा रहता है। और इसके खाने के कारण सी ग्रास बेड्स और ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हो जाता है, मोर प्रोडक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसके खाने से क्या होता है कि वो थोड़ा फ्रेश होता रहता है। इन द पैसिफिक ओशियन, इन द ईस्टर्न पैसिफिक, ग्रुप ऑफ ग्रीन टर्टल्स दैट हैव डार्कर शेल्स, लोग इन्हें ब्लैक टर्टल भी कहते हैं। कुछ ऐसे ग्रीन टर्टल हैं जिनका कि ये जो शेल है वो डार्क है, ब्लैक है, तो उन्हें ब्लैक टर्टल्स भी कहा जाता है। याद रहे कि इसका शेल ग्रीन नहीं होता है। ठीक है, इसका शेल ग्रीन नहीं होता है, इसके कार्टिलेज और फैट्स जो होते हैं ना, वो ग्रीन होते हैं, जिसके कारण इसका नाम ग्रीन टर्टल है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये आईयूसीएन में बात करें तो इंडेंजर्ड है। साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। हैबिटेट लॉस इसका हो रहा है, माइग्रेशन बहुत दूर दूर तक करना पड़ता है इन्हें, माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन फीडिंग ग्राउंड्स एंड द बीचेज फ्रॉम वेयर दे हैच्ड। ठीक है, इलीगल ट्रेड भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। और दे आर पोटेंशियली पार्टिकुलरली ससेप्टिबल एज द सेक्स ऑफ देयर ऑफ स्प्रिंग इज डिपेंडेंट ऑन इंक्यूबेशन टेम्परेचर। अब आइए मेडिटेरेनियन सी की बात करें अगर, तो मैप में आपको दिख ही रहा होगा, ये है मेडिटेरेनियन सी, और चारों तरफ से इसे कौन कौन कंट्री घेरे हुए हैं, चलिए एक नज़र देख लेते हैं। तो अभी तो बहुत ही मामला गरमाया हुआ है। इजराइल, ठीक है, लेबनान, सीरिया, टर्की, ग्रीस, ओके, एंड देन अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया,
ठीक है, स्लोवेनिया का भी कुछ पार्ट तो टच हो ही रहा है। इटली, स्पेन, फ्रांस, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ओके, कुछ छूट गया हो तो आई एम सॉरी। अब देखो यहाँ की फैक्ट्स अबाउट द मेडिटरेनियन सी, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको दिया गया है। और नेरो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है, तो ये यहाँ पर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिससे कि ये अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट होता है। ये मेडिटरेनियन सी ये बहुत ही नैरो है, और इस स्टेट का नाम है जिब्राल्टर स्टेट। और ये ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, ये मेडिटरेनियन सी से, ये डार्डेनेल स्ट्रेट। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो मेडिटरेनियन सी जो है ये रेड सी से भी कनेक्टेड है। यहाँ स्वेज कनाल है, उसके थ्रू, स्वेज कनाल आर्टिफिशियल है, मानव मैन मेड है, लेकिन उसके थ्रू ये रेड सी से कनेक्टेड है मेडिटरेनियन सी। इसके अलावा बात करें अगर टेम्परेचर की, क्लाइमेट की, तो ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है यहाँ पर, जिसे कि मेडिटरेनियन क्लाइमेट भी कहा जाता है। यूजुअली माइल्ड वेट विंटर्स एंड हॉट ड्राई समर्स यहाँ पर मिलते हैं देखने को। मेडिटेरेनियन सी वाटर्स आर मोर सलाइन कंपेयर टू द वाटर ऑफ अटलांटिक। जाहिर सी बात है, ये चारों तरफ से बंद ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सलाइनिटी ज़्यादा है। लेकिन वाटर वाइस वर्सा चलते रहते हैं, अटलांटिक टू मेडिटेरेनियन एंड मेडिटेरेनियन टू अटलांटिक। ये वाटर का फ्लो यहाँ पर होता रहता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर होते हुए। सो दिस वाज द टॉपिक। डियर व्यूअर्स, अगर हम इंडिविजुअल स्केल पर बिजली को बचाएं, जैसे कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनमें ये थोड़ा सा अवेयरनेस हो कि घर से निकलते समय सारे के सारे स्विच ऑफ रहना चाहिए, या फिर और भी अवेयरनेस रहे, जैसे कि अगर वो ये नोटिस कर पाएँ कि रेड लाइट पर इंजन ऑन है, उसे ऑफ कर दिया जाना चाहिए। तो अगर माइक्रो लेवल पर इस तरह से काम हो, तो बहुत ज़्यादा कंबशन कम हो सकता है, और जिससे कि क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज में बहुत ही ज़्यादा जो एक कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है यंग लोगों के द्वारा, यूथ लोगों के द्वारा। और यही फोकस करते हुए, इसी इनिशिएटिव को लेकर के एक ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव को अनवील किया गया है कोप 28 दुबई में। और ये अनवील करने वाले हैं कौन कौन, तो यूनिसेफ का एक बॉडी है जनरेशन अनलिमिटेड, एंड आवर इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये दो एंटिटीज ने मिलकर इस ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव को अनवील किया है कोप 28 दुबई में। The Global Green Rising Initiative and the Green Rising India Alliance marks a collaborative effort involving UNICEF, Generation Unlimited, and a diverse network of public, private, and youth partners. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर दो बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूनिसेफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ने मिलकर ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव लाया है। आपको ये बिल्कुल याद रहना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ओरिजिनली फाउंडेड एज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। देखो, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना सिर्फ इसलिए हुई थी कि जो वर्ल्ड वार टू में बहुत सारे बच्चे और उनकी माएँ, जिनको कि हेल्थ केयर की, फूड की, यानी कि इमरजेंसी केयर की ज़रूरत थी, उनको ये केयर पहुंच जाए, बस इसी गोल के साथ इसकी स्थापना हुई थी यूनिसेफ की, जो कि आज तक सक्सेसफुली रन कर रहा है। लीडिंग सोर्स है इन्फॉर्मेशन का ऑन द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड, रिलाइज एंटायरली ऑन कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डोनर्स। इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 36 मेंबर स्टेट्स हैं, इलेक्टेड टू 3 years टर्म्स बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूएनओ का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, विद द फॉलोइंग रीजनल एलोकेशन: अफ्रीका 8 सीट, एशिया 7, ईस्टर्न यूरोप 4, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन 5, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स 12। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका, तो न्यूयॉर्क सिटी में है। ये स्नैपशॉट आपको मिला है यूनिसेफ का। आई होप कि मैंने आपको समझाया, लगभग लगभग एक जो ओवरव्यू देना चाहिए मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा ये पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड करके रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट बात आता है, युवा कैंपेन जो है इंडिया का, इसका भी फोकस है टू इंगेजिंग यूथ टू ड्राइव इम्पैक्टफुल इन्वायरमेंटल एक्शंस एट द ग्रास रूट लेवल्स। ठीक है, तो ग्रास रूट लेवल पर ये सब चीज़ किया जा सके। देखो, अगर यूथ अपने आप में अगर इसकी जिम्मेदारी उठा लेता है कि वो कहीं भी एक्सेसिव
इमिशन होने नहीं देंगे, एक्सेसिव इमिशन को वो रोकेंगे, तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर तो क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पर रूल का वायलेशन हो रहा है, किसी फैक्ट्री में अगर जो भी स्मोक निकल रहा है, वो स्मोक अगर रूल का वायलेशन दिख रहा है उसमें, तो जो यूथ हैं, जो कि अलग-अलग अपना एनजीओ बना करके चलते हैं या फिर अलग-अलग एक्टिविस्ट हैं, वो चाहें तो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? आरटीआई ही लगा सकते हैं ऑफ़िस में जाकर, ठीक है? तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर यूथ इसमें आगे आ जाएँ तो बहुत कुछ हो सकता है और वही करने का यहाँ पर लक्ष्य है और इसीलिए ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव लाया गया है। आई होप ये टॉपिक पूरा-पूरा समझ में आपको आ गया है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, दैट मीन्स टीडीएफ स्कीम। रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिन्हें अब यूनियन राज्य रक्षा मंत्री भी कहा जाता है, रक्षा राज्य मंत्री भी उन्हें कहा जाता है, उन्होंने लोकसभा में ये इन्फॉर्मेशन दिया कि अब तक में टीडीएफ स्कीम के अंडर 16 डिफेंस टेक्नोलॉजीज को कंट्री के लिए एक्वायर किया गया है। इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। अगर टीडीएफ की बात करें, टीडीएफ स्कीम, इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्जीक्यूटेड बाय डीआरडीओ अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो देखो, ये ग्रांट इन एड प्रोवाइड करता है इंडियन इंडस्ट्रीज को, स्पेशली एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को, एज वेल एज एकेडमिक और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को भी मौका देता है कि वो इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ काम कर सके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस एंड डुअल यूज टेक्नोलॉजीज, जिसके द्वारा डिफेंस और डुअल यूज टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया जा सके। तो इसके लिए ये ग्रांट इन एड प्रोवाइड करता है। ये जो पूरा स्कीम है इसके बारे में बात हो रही है। इस स्कीम के तहत डीआरडीओ इन्हें ग्रांट प्रोवाइड करता है और उस ग्रांट के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, तो वो कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अभी नहीं है, जो कि न्यू है। टू एंगेज विद द प्राइवेट इंडस्ट्रीज, स्पेशली एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स, टू ब्रिंग इन द कल्चर ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट देम विथ ग्रांट इन एड। तो उनका काम क्या होगा? आखिर क्या करने पर ग्रांट इन एड मिलेगा? अगर कोई स्टार्टअप है या फिर एमएसएमई है जो रिसर्च कर रहा है, डिज़ाइन कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है निशे टेक्नोलॉजी का, जो कि अब तक में एकदम न्यू है मिलिट्री के दुनिया में या मिलिट्री के लिए बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है, तो उस केस में जो डीआरडीओ है वो टीडीएफ स्कीम के अंतर्गत उसे ग्रांट इन एड प्रोवाइड करेगा। इसका एक लक्ष्य है टू क्रिएट अ ब्रिज अमॉन्ग्स्ट द आर्म्ड फोर्सेस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिया एंड क्वालिफाइंग सर्टिफाइंग एजेंसीज विद प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज टू सपोर्ट द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैविंग ए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोटोटाइप। फंडिंग सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में अब तक बात हो चुकी है हमारी। ये करीब अप टू 10 करोड़ इंडियन रुपीज़ प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट कॉस्ट को, ठीक है? प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 10 करोड़ रुपीज़ तक का भी है, तो भी ये उसे फंड करता है, जहाँ मैक्सिमम 90% फंड टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का भी ये प्रोवाइड कर देता है। इंडस्ट्री में वर्क इन कोलैबोरेशन विद academia or research institutions. The work involvement of academia cannot exceed 40% of the total project cost. ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी वर्क होगा उसमें एकेडमिया का जो अपना परसेंटेज है, इन्वॉल्वमेंट है, वो 40% के अंदर ही रहना होगा इन इन टर्म्स ऑफ कोस्ट। कोस्ट के टर्म्स में उसका जो वर्क है वो 40% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये मैक्सिमम डेवलपमेंट पीरियड कितने साल का होता है? तो 2 साल का होता है। तो ये था अपना टीडीएफ स्कीम, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डीआरडीओ के अंदर में और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर में। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। देखो, आईसीएसई बोर्ड के बारे में सब लोग जानते हैं। तो आईसीएसई बोर्ड को जो रेगुलेट करता है, दैट इज काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि CISCE यानी कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस ने कंपार्टमेंट टेस्ट फॉर क्लास 12th को कैंसिल कर दिया गया है, जो 2024 में होने जा रहा था, ठीक है? तो 2024 में 12th का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो कंपार्टमेंट टेस्ट हुआ करते थे, जो फेल्ड कैंडिडेट हैं उनको पास आउट कराने के लिए, उसे कैंसिल कर दिया गया है। सो ये न्यूज़ है, लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा-सा जान लेना अच्छा होगा कि CISCE क्या है? तो ये एक प्राइवेटली हेल्ड नेशनल लेवल बोर्ड है ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया दैट सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल्स द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ICSE को ये
सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, ये CISCE। It has been designed to deliver an examination in the course of general education through the medium of English in accordance with the recommendations of the न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। अब तो 2020 के अकॉर्डिंग इन्हें करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक 1986 के ही अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ। कैश फॉर किडनी स्कैम, एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसके ऊपर एलिगेशन लगा था कि यहाँ पर कैश फॉर किडनी जैसा धंधा होता है, ठीक है। तो ये स्कैम का एक एलिगेशन इस हॉस्पिटल के ऊपर लगा था। इसके बाद नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन NOTTO अपने हरकत में आती है और ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू एलिगेशंस। तो यहाँ पर अब इंक्वायरी चलेगा इसके ऊपर। तो ये एक न्यूज़ है। हमें इससे रिलेटेड क्या जानना है? हमें जानना है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। देखो, जब एक किसी डोनर के बॉडी से कोई ऑर्गन या टिश्यू निकाल कर किसी दूसरे बॉडी यानी कि रेसिपेंट के बॉडी में जब उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है उसी ऑर्गन या टिश्यू को सर्जिकली, तो उसे कहा जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी होता है और एक व्यक्ति में ही सेम बॉडी में भी होता है। आपको अक्सर देखने को मिला होगा अपने आसपास कि किसी का हैंड का मसल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, हाथ में बम फट गया था मेरे एक दोस्त का, तो हाथ का मांस ही उड़ गया था। तो क्या हुआ था कि उसका जो पूरा ट्रीटमेंट हुआ था तो उसके थाई से मांस निकाल कर उसके हाथों में लगाया गया था और बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट चला था, देन ही रिकवर्ड। तो इस तरह से सेम बॉडी में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो एक बात हमें जानना पड़ेगा यहाँ पर कि इंडिया में करीब हर साल 2 लाख लोगों को, करीब 1.8 लाख या फिर 2 लाख लोग कह लीजिए, उनको किडनी जैसे ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से उनकी आपूर्ति, अगर सप्लाई की बात करें, डिमांड तो इतना है और सप्लाई की बात करें तो मात्र 60,000 ही सप्लाई हो पाता है ऑर्गन। तो जाहिर-सी बात है डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो यहाँ पर कुछ स्मगलिंग या फिर कुछ कैश फॉर किडनी जैसा एक बहुत ही भयावह जो टेरिफाइंग कुछ इंसिडेंट देखने को मिलता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स फॉर ऑर्गन प्रोक्योरमेंट है इंडिया में फ्रॉम डिसीज्ड डोनर्स। ऐसे डोनर होते हैं जो ऐसा लिख के चले जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों किडनी निकाल लिए जाएँ। तो 24 आवर्स तक वो किडनी काम के होते हैं, कुछ के नहीं भी होते हैं। तो जिनके होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। अगर जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर उसने ऐसा लिख कर दिया है तो वहाँ इंस्टीट्यूशन से जाया जाता है, कुछ लोग जाते हैं और उसके डेड बॉडी से किडनी निकाल लिया जाता है। तो वैसा कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम अभी ठीक से इंडिया में बन नहीं पाया है। अगर बने और लोगों में भी अवेयरनेस हो, एटीट्यूड हो टुवर्ड्स ऑर्गन डोनेशन, ठीक है, तो फिर लोग इसको कर पाएँ। और इसके अलावा जो ऑर्गन है उसको प्रिजर्व करने में, उसके ट्रांसप्लांटेशन में हाई कॉस्ट आता है, इसलिए भी लोग डरते हैं, ठीक है। और तो ये सब इश्यू है इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के। प्राइमरी लेजिस्लेशन की बात करें तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट THOA 1994 के अंतर्गत ये ट्रांसप्लांटेशन का सारा काम इंडिया में किया जाता है। अर्लियर दिस ईयर गवर्नमेंट रिलीज मॉडिफाइड नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस, जिसमें यह कहा गया कि डिसीज्ड डोनर से लिया गया ऑर्गन 65 ईयर्स तक के एज के लोगों के बॉडी में लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके ऊपर वाले एज के बॉडी में नहीं लगाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, उसके ऊपर वाले एज के बॉडी उतना ज़्यादा संभालने में भी सक्षम नहीं है कि उसमें नया ऑर्गन लगाया जा सके सर्जिकली। अबाउट NOTTO की बात करते हैं अगर, तो नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है। फंक्शंस एज अपेक्स सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग फॉर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड रजिस्ट्री ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इन कंट्री। ये अपेक्स बॉडी है, ये सारी चीज़ों को देखता है, ट्रांसप्लांटेशन, डोनेशन, ये सारी बातों को NOTTO रेगुलेट करता है। ओके, now the next topic is Lok Sabha expels an MP from the parliament based on the ethics committee report in a cash for query case। महुआ मोइत्रा, लगभग सभी लोग इनका नाम अब जान गए हैं। तो ये एक सांसद हैं, वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करती हैं। तो ये गिल्टी पाई गई हैं। एथिक्स कमेटी ने, लोकसभा एथिक्स कमेटी ने इन्हें गिल्टी पाया है। अनएथिकल कंडक्ट का इनके ऊपर आरोप लगा है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, ये दोनों मामलों में इन्हें गिल्टी पाया गया है और इन्हें
एमपीज एक्सपल्जन फ्रॉम द हाउस भी रिकमेंड किया गया और ये आउट भी हो चुकी हैं। तो हमारे लिए यहाँ जानने की क्या बात है, तो एथिक्स कमेटी होता क्या है। तो एथिक्स कमेटी लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। राज्यसभा में ये 1997 में कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था फर्स्ट टाइम, और लोकसभा में इसे 2000 ईस्वी में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। मेंबर्स की बात करें तो 15 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा। टाइम पीरियड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर a term not exceeding 1 year, होल्ड ऑफिस अंटिल अ न्यू कमिटी इज नॉमिनेटेड। राज्यसभा में क्या होता है, तो एक न्यू कमिटी जब तक नॉमिनेट नहीं होगा तब तक ये काम करेगा, और लोकसभा में 1 साल के लिए ये एथिक्स कमेटी काम करता है। और इसे नॉमिनेट कौन करते हैं, तो लोकसभा में स्पीकर नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन इसे नॉमिनेट करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एमपी फ्रॉम एथिक्स कमेटी, तो क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो कंप्लेंट सबमिशन होता है, ठीक है। तो बाय द हाउस और अदर मेंबर्स ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इस पर स्पीकर कैन आल्सो रिफर टू द कमिटी एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एन एमपी। कमिटी इवेल्युएशन करता है, ये जो एथिक्स कमिटी है ये प्राइमा फेसी इंक्वायरी करता है और एग्जामिन करता है कंप्लेन को कि कितना सही है ये कंप्लेन, ठीक है। कंप्लेन का इवेल्युएशन करता है और उसके बाद रिपोर्ट एंड डिसीजन वो एथिक्स कमेटी के द्वारा दिया जाता है। उसके ऊपर फिर लोकसभा में बहस होती है और फिर लोकसभा जस्ट लाइक ए कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। लाइक ए कोर्ट बोल रहा हूँ, कोर्ट नहीं बोल रहा हूँ। द डिसीजन ऑफ द हाउस कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, जो भी डिसीजन हाउस का आएगा उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 101 गिव्स only 3 grounds on which an MP's seat can be vacated: resignation, disqualification, continuous absence from the house for 60 days. Now the time is to say bye, but before going मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि if you really enjoyed the session then please tap on the like button. Please comment, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको इस सेशन में बुरा लगता है, क्या कमी लगता है, वो प्लीज़ बताइए। योर एनी काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन encourages me a lot. आपका एक कमेंट मुझे एनर्जी से फुल कर देता है। विद दिस नोट आई कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।